2021 का, उसमें ये काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया है कि किस तरह से ये जो है फॉरेन सोर्स की कैटेगरी में आती है। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है या मारुति सुजुकी है, ये सारी कंपनियां जो हैं फॉरेन सोर्स की कैटेगरी में आती हैं, चाहे वो इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये तो रहा आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन सोर्स। तो दूसरा, अब हमें लेना है अगर पैसा तो कैसे ले सकते हैं। तो तीन तरह के मतलब दो तरह के इसके रास्ते हैं। एक प्रायर परमिशन का है और दूसरा रजिस्ट्रेशन का है। तो प्रायर परमिशन एक तरह का लर्नर्स लाइसेंस है। जैसे किसी के पास अगर एफसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसको अभी 3 साल नहीं हुए हैं, उसको मिल नहीं सकता रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रायर परमिशन में एक आपको मेन बात होती है, कमिटमेंट लेटर लेना होता है डोनर से, और वो उसके बाद आपको एक प्रपोजल और वो कमिटमेंट लेटर, वो अपना फॉर्म FC3CB के साथ, FC3B के साथ आपको अपलोड करना पड़ता है। इसकी फ़ीस भी 5,000 रुपया है। तो इसमें एक बात होती है कि सभी जितने भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे एक एफिडेविट आपको साथ में लगाना पड़ता है। और ये करने से पहले आपको SBI NDMB में FCRA अकाउंट भी खोलना होगा। तो वो FCRA अकाउंट अब केवल SBI NDMB में ही खुल सकता है, न्यू दिल्ली में। उसका नंबर देना होगा। तो कुछ और भी इन्होंने कंडीशंस करी हैं। प्रायर परमिशन लेने में आजकल ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रायर परमिशन में डोनर का भी वेरिफिकेशन करते हैं और NGO का भी। तो लगभग हम देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस में 12 से 20 महीने तक लग जाते हैं इसमें। तो साथ में इन्होंने एक ये भी कर दिया है कि बड़ी प्रायर परमिशन आप नहीं ले सकते। जैसे अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो उसके उसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट बेस्ड कर दिया है इसको। आगे देखिए कि अब हमें मान लीजिए कि किसी का 3 साल हो गया है और वो एलिजिबल है एफसीआई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ऐसे केस में उनको FC3A जो फॉर्म है वो फाइल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है एलिजिबिलिटी की कि एक तो 3 साल का उनका कम से कम कार्यकाल हो चुका हो, और इन 3 सालों में उन्होंने कम से कम 15 लाख रुपया प्रोग्राम एक्टिविटीज़ पे खर्च किया हो, और वो भी उस तरह की एक्टिविटीज़ जिसके लिए कि रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, मैं आगे बताऊंगा, पर ये ज़रूरी है। और 15 लाख रुपया प्रोग्राम पे खर्च किया होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सैलरी पे खर्च किया है या ओवरहेड्स पे खर्च किया है। तो इसके साथ भी इसमें एफिडेविट लगाना है आपको, जो सभी बोर्ड मेंबर से। इसकी फ़ीस जो है वो 10,000 अभी रिसेंटली पिछले साल ही बढ़ाई गई है, और इसमें भी आपको वही SBI NDMB अकाउंट खोलना है। तो देखिए, FCI रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसकी जानकारी हो। और नॉर्मली इसमें भी वही 12 से 1 से 2 साल तक इसकी प्रोसेसिंग में लगते हैं। अब FCI रजिस्ट्रेशन में एक खास बात इन्होंने करी, करीब 2011 में ये प्रोविजन लाए थे सरकार, कि पहले रजिस्ट्रेशन जब एक बार ले लिया तो ज़िंदगी भर वैलिड रहता था। अब उसको 5 साल का लिमिटेशन कर दिया, और हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होता है। तो रिन्यूअल कराने के लिए भी आपको आपको उसके लिए, आपको रिन्यूअल के लिए जो आपका एक्सपायरी से लास्ट 6 मंथ्स होता है उसमें अप्लाई करना है। कहने का मतलब है, जैसे आपका मान लीजिए कि 31 दिसंबर को अप्लाई करना है, मतलब 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो आपको 1 जुलाई के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 31 मार्च को अप्लाई हो रहा है तो आप 1 अक्टूबर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है रिन्यूअल की कम है, 5,000 रुपया है। और इसमें भी वही रिक्वायरमेंट अभी हो गई थी कि SBI NDMB अकाउंट नंबर उसमें देना ज़रूरी है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पर ये देखा गया है कि आजकल इनफैक्ट अभी रिन्यूअल का बहुत बड़ा सीज़न चल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि जहाँ पे फॉरेनर्स किसी के बोर्ड पे हैं या नॉन रेजिडेंट बोर्ड पे हैं या कोई पॉलिटिकल लोग उसके बोर्ड पे हैं,
तो ये सब चीज़ों में एफसीआरए डिपार्टमेंट उसके रिन्यूअल को डिक्लाइन कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करा है तो उसके बाद ये देखना चाहिए कि फ़ीस पे ज़रूर कर दें। बहुत से केस पिछली बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने अप्लाई कर दिया और फ़ीस नहीं पे की, तो एप्लीकेशन जो थी वो मानी नहीं जाती। और दूसरी बात ये कि उसके साथ आपको उसका स्टेटस जो है वो रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन मांगा और आपने 15-20 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं दिया तो फिर वो लैप्स हो जाता है। एक इसमें बात और है कि अगर आपका रिन्यूअल ड्यू है और आप उसकी टाइम पे एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हैं तो सरकार उसको डीम टू बी सीज्ड कह देती है। और डीम टू बी सीज जहाँ होता है वहाँ आपका सारा जितना एसेट और सब कुछ चीज़ें होती हैं वो सरकार के कंट्रोल में चली जाती हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई चीफ फंक्शनरी हमें हमारे एप्लीकेशन में दिखाई नहीं दे रहे, वो साइन करने के लिए कैटेगरी नहीं आ रही। तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि केवल ये 5 डेजिग्नेशन वालों को ही सिस्टम चीफ फंक्शनरी मानता है। तो आपके यहाँ कोई चीफ फंक्शनरी है जिनका जो एक्चुअली जिनका ओहदा वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप अगर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लिखेंगे तो वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो चीफ फंक्शनरी कैटेगरी में ड्रॉप डाउन में नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में उनका आप वहाँ डेजिग्नेशन चेंज करके चीफ फंक्शनरी कर दीजिए। किसी वजह से अगर आप एप्लीकेशन टाइम से फाइल नहीं कर पाते तो फिर आपका इसमें 1 साल बाद तक आप इसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जहां आपने फाइल नहीं की तो जैसा मैंने बताया था कि वो आपका एक्सपायरी के साथ साथ आप यूटिलाइजेशन और रिसीट बंद हो जाएगा और सारा का सारा एसेट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। अब यहाँ दूसरा बात ये आता है कि जो अभी ही जो एफसीआरए के लिए एप्लीकेशन पड़ी है आप लोगों ने शायद किसी ने रिन्यूअल के लिए डाली होगी, तो काफ़ी डिले इसमें आ रहा है। अकाउंटेंट ने अभी ये कैप्सूल भी निकाला था कुछ दिन पहले और मेरे ख्याल से ये शायद 21 दिसंबर का स्टेटस है इसमें, पिछले हफ्ते का। तो इन्होंने इसको 5 शहरों को, आपके बॉम्बे को, बेंगलोर और ऐसे करके दिल्ली में 5 शहरों को इन्होंने चेक किया था कि कितने लोगों का यहाँ पे एफसीआरए रिन्यू हुआ है। तो इसके हिसाब से ये पता चला कि करीब 4% का ही अभी रिन्यू हुआ है। तो क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, कानून के हिसाब से पूरा पूरा चेक गवर्नमेंट को करना है, तो रिन्यूअल में काफ़ी डिले होने की संभावना है और ये भी संभावना है कि सरकार इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर देगी। जैसा मैंने बोला था कि जब आपका एफसीआरए की एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आपको रेगुलरली इसका वो चेक करना चाहिए स्टेटस, और वो एमएचए का फाइल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं ट्रैक योर एप्लीकेशन के लिंक पे। तो हो सकता है वहाँ दिखाया कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, अंडर प्रोसेस है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। पर अगर वो दिखाता है कि आपके केस में ऑनगोइंग इंक्वायरी आ रही है तो ये थोड़ी चिंता की बात है। ऑनगोइंग इंक्वायरी का मतलब होता है कि सरकार को आपके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन है या डाउट है जिसकी वजह से वो चेक कर रहे हैं। एक थर्ड ये होता है कि डीआईबी रिपोर्ट इज अवेटेड। तो डीआईबी रिपोर्ट का मतलब होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एक फील्ड रिपोर्ट भेजते हैं। वो एक रूटीन मैटर है, उसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सीरियस और चिंताजनक बात होती है वो जब आपका एप्लीकेशन का स्टेटस डिनाइड हो जाता है। तो डिनाइड के केसेस काफ़ी हो रहे हैं। अभी खबर भी कुछ आ रही है न्यूज़ चैनल्स पे कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कलकत्ता में एफसीआरए का शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो ये डिनाइड का स्टेटस जहाँ आ जाता है तो वहाँ पे हमने ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या आपकी सिचुएशन बनती है। जैसे मान लीजिए कि आपका अप्रूवल जो है डिले हो गया, तो आप जो है अपना आपने तो फाइल कर दी टाइम पे, तो कानून के हिसाब से इसमें आप पैसा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हमारा एडवाइस रहता है पैसा मत रिसीव करिए, क्योंकि इस पे एफसीआर डिपार्टमेंट बाद में पेनल्टी लगा देता है। दूसरी बात यह कि जहां आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी पर आपका रिन्यूअल टाइम से नहीं आया तो आप पैसा कंटिन्यू कर सकते हैं, यूज़ करने में कोई परेशानी की बात नहीं है। पर अगर आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है तो यहाँ पे ये है कि जिस स्टेट तक आपका वैलिड है तब तक आप रिसीव कर सकते हैं। उसके
उसके बाद नहीं रिसीव कर सकते। दूसरी बात ये, जो प्रश्न पूछते हैं लोग कि भाई क्या हम हमारा डिक्लाइन हो गया है, जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे। तो वहाँ कानून में ये लिखा हुआ है, मतलब कानून में कुछ लिखा नहीं है, और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसको आप पैसे को कंटिन्यू कर सकते हैं यूज़ करना, और प्रोग्राम के लिए जिसके लिए आपने रिसीव किया था। और आपको अगर बैंक मना करता है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपको कोर्ट से रिलीफ लेनी होगी। थर्ड केस है जहाँ पे कि आपने एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करी है, तो वहाँ पे तो फिर आपका ये दोनों ही चीज़ें, ना आप रिसीव कर सकते हैं ना आप स्पेंड कर सकते हैं, और आपका सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ आपकी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अब आपने जब रजिस्ट्रेशन लिया, तो जो एक उसको हम कहते हैं 5 कैटेगरीज हैं: कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल। क्रीज मान सकते हैं, जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रीज के बाहर आप खेलते हैं, तो फिर आपको रन आउट कर दिया जाता है, या जो भी उसमें होता है स्टंप कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कैटेगरी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसी कैटेगरी के, इनफैक्ट जो आपने वहाँ पर्पस लिखे हैं अपने रजिस्ट्रेशन के, उसी के लिए आपको वहाँ पे पैसा लेना है और खर्च करना है। अगर आपके पास सोशल का रजिस्ट्रेशन है, आप एजुकेशनल पे खर्च करने लगते हैं, तो ये फिर वायलेशन हो जाता है। अगर आपके पास एजुकेशनल का है, आप रिलीजियस पे करने लगते हैं, तो भी ये वायलेशन हो जाता है। तो अब एक जो बहुत बड़ा मुद्दा सब एनजीओज का जिनके पास एफसीआरए है उनका चल रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का है, कि हम 20% में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करेंगे, क्योंकि पहले 50% था, उसका लिमिट अभी कम करके 20% कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इसके ऊपर एफसीआरए हैंडबुक में तो काफ़ी डिटेल में बताया गया है, पर आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका संस्था किस तरह की संस्था है। अगर आपकी संस्था ट्रेनिंग में या रिसर्च में लिप्त है, तो ऐसे केस में जो ट्रेनर्स और रिसर्चर्स की सैलरी है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट नहीं की जाती। और अगर आपका संस्था जो है वो वेलफेयर में है, तो लगभग सारे ही एक्सपेंसेस आपके एडमिन में काउंट नहीं किए जाते। पर अगर आपकी संस्था ना ट्रेनिंग में लिप्त है, ना रिसर्च में है, और ना ही वेलफेयर ओरिएंटेड है, जैसे कि राइट्स बेस्ड है या एक्टिविस्ट एनजीओ है, तो सारा आपके स्टाफ की सैलरी, प्रोग्राम स्टाफ हो या एडमिन स्टाफ हो, सारी की सारी सैलरी जो है वो एडमिन में चली जाती है। और ऐसे केसेस में आपके लिए वो 20% की लिमिट को में रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है संस्थाओं के सामने। इसके अलावा आप सभी को मालूम होगा कि 2 तरह के रिटर्न्स एनजीओज को फाइल करने होते हैं। एक तो होता है कि अगर किसी को मटेरियल या कंट्रीब्यूशन इन काइंड मिला, तो उसके लिए FC1 उसको 31 दिसंबर तक फाइल करना पड़ता है। और अगर इसके अलावा FC4 आपको इन एनी केस सबको फाइल करना है, जो कि 31 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट है। अब जैसे 31 दिसंबर को आपको 20-21 का FC4 फाइल कर देना चाहिए। इसमें पैसे का भी जिक्र आना चाहिए, अगर आपको कोई मटेरियल या वस्तु मिली है उसका भी इसमें वैल्यू बतानी चाहिए। इसके साथ ही आपको एफसीआरए फंड्स के अकाउंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, और सीए सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपके ये जो भी एफसीआरए के बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने होते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट हो। तो 2 तरह का पब्लिक डिस्क्लोजर है। एक तो जो क्वार्टरली आपको प्राप्ति हो रही है उसको आपको अपनी वेबसाइट पे या एफसीआरए की साइट पे दिखाना है, और जो एफसीआरए के जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं वो आपको एफसीआरए अपनी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं क्राई, हमारे साथ आज क्राई से नीलेंदु जी हैं, तो क्राई ने अपना जो भी इनके ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं एफसीआरए के, वो अपनी वेबसाइट पे दिखाए हुए जैसा कि रिक्वायरमेंट है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर संस्थाएं इस रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करती हैं, और अकाउंटेंट के एनालिसिस के हिसाब से करीब 8-10% संस्थाएं ही
अपने अकाउंट्स को पब्लिश कर रही हैं, जबकि ये रिक्वायरमेंट शायद 70-80% संस्थाओं के ऊपर लागू होता है। अगर आपका कोई भी वायलेशन होता है, ज़्यादा सीरियस वायलेशन हो जाता है, तो एफसीआर आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। और कैंसिल करने में क्या होता है कि दो लेवल हैं। एक तो सस्पेंशन, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सस्पेंड ही किया जाए, डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, पर एक तो है कि सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है उसकी लिमिट अभी बढ़ा दी गई है, 360 दिन तक हो गई। इस टाइम में आप कोई भी पैसा रिसीव नहीं कर सकते, और केवल 25% जितना आपके बैंक में है उसमें 25% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको पहले एफसीआर डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी होगी। अगर एफसीआर आपका कैंसिल हो जाता है तो इसमें तो खैर ना आप खर्च कर सकते हैं ना आप रिसीव कर सकते हैं, और साथ ही आपके जो भी एसेट्स वगैरह हैं एफसीआर से संबंधित उसको आपको सरकार को हैंड ओवर करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में चले जाते हैं। अगर कोई आपके एसेट मिक्स्ड फंड से बने हैं जिसमें कि एफसीआर और नॉन एफसीआर दोनों हैं, तो वो दोनों ही आपके कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपना एफसीआर ना कैंसिल कराएं, और इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि आपको शांत रहना है, और सिर्फ आपको ये करना है, इंश्योर करना है कि आप कंप्लाई करें। देखिए एफसीआर के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां आज की तारीख में हैं, और इसकी वजह से लोग जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। पर वास्तविकता में ऐसा जो है ये है नहीं कि एफसीआर कोई बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ नहीं है। हमारे ही माइंड में ये डर एक बैठ गया है कि गवर्नमेंट जो है सबका एफसीआर कैंसिल कर रही है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी से अलग रहें, गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा एडवोकेसी और इस तरह के कंटेंशन वाले इशू में ना पड़े, और सबसे बड़ी बात यह कि आप कंप्लायंस करें। अगर इनफैक्ट आप कोई भी एक्टिविज्म कर रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपको कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके कंप्लायंस के लिए आपको कई सारी सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की। डेवलप एड की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको पीरियोडिकल्स भी हैं, एफएक्यू भी है, और डेवलप एड टाइम टाइम पे वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करता है। अभी जो पहले वेबिनार्स ऑर्गेनाइज हुई हैं वो भी आप उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डेवलपेड और एफसीआरए अकाउंटेड के ट्विटर हैंडल्स हैं, इनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो आप देख सकते हैं। और अकाउंटेड की वेबसाइट पे अकाउंटेबल इश्यूज हैं, करीब 150 से ज़्यादा इश्यूज हैं। कुछ इसमें इश्यूज हिंदी में भी हैं, करीब 580 से ज़्यादा कैप्सूल्स हैं उनकी वेबसाइट पे। और सबसे बड़ी एफसीआर के लिए रिसोर्स है ये 2021 का जो एडिशन है एफसीआर 2010 हैंडबुक का, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप ईमेल भेज सकते हैं, इस ये query@developate.org पे ईमेल कर सकते हैं, और ज़रूर आपकी क्वेरी का आपको जवाब मिलेगा। जी मैम। तो इतना ही मेरा प्रेजेंटेशन था, अगर कोई प्रश्न हो तो। थैंक यू संजय जी। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछे, नहीं तो वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर और इकट्ठे भी ले सकते हैं। जी, प्रश्न पूछने के लिए मेरे ख्याल से हाथ खड़ा करना पड़ेगा लोगों को, तब फिर आप उनको अनम्यूट कर पाएंगे। अनम्यूट कर पाएंगे वो। ओके। या नहीं तो चैट बॉक्स में यू कैन रेज अ हैंड, हम अनम्यूट कर दें। मैथ्यू यू कैन अनम्यूट। नहीं, आई थिंक वो अपने जी। ओके, 1 मिनट, लेट मी सी इफ आई। हाँ, हो गया। मैथ्यू जी बोलिए प्लीज। Yeah, Sanjay ji, see, our renewal is expected 31st of December, and you are saying that if we are not getting the renewal, can we use the money or we cannot use the money? जी, सो लेट मी क्लैरिफाई दैट स्टेटमेंट। मैं हिंदी में जवाब दूं तो ठीक रहेगा क्या? या चलेगा। जी, तो देखिए, अगर आपका रिन्यूअल का डिसीजन नहीं होता है 31 दिसंबर तक,
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी का एक्सटेंड होने वाला है। और आप कंटिन्यू करेंगे यूज करना। अगर किसी वजह से आपका डिनाई कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, तब थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन उसमें भी हमारा ये मानना है कि आप पैसा यूज करना चालू रख सकते हैं, केवल आपको पैसा रिसीव नहीं करना। ठीक है मैथ्यू जी। थैंक यू सर जी। और कोई प्रश्न है किसी को? ये अभी जो बहुत सारे संस्थाओं का एफसीआरए रिन्यूअल नहीं किया गया, उसकी क्या कुछ खास सरकार के लेवल पर खास वजह होगी, या उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है इसलिए वो नहीं हो रही है? क्या आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है देता जी। ये समस्या जो है बहुत ही विकट समस्या है, क्योंकि बात क्या है कि करीब जिस तरह का साइकिल बना हुआ है उसमें एप्लीकेशन आती हैं करीब 15-16 हज़ार, और डिपार्टमेंट के पास इतना लोग नहीं है। और दूसरा इसमें इस साल इन्होंने क्या किया था, 2020 में सरकार ने मॉडिफाई किया था कि एप्लीकेशन की प्रोसेस वही रहेगी जैसा कि नया रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसकी वजह से एप्लीकेशन जो है बहुत धीरे प्रोसेस हो रही है, और इसलिए पहले 2 महीने बढ़ाया था, और अभी शायद इसको ये फिर से 3 या 6 महीने सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो दूसरी बात, जहाँ तक पॉलिसी की बात है, तो पॉलिसी में जहाँ हमारी जानकारी है, वो पॉलिसी ये है कि जहाँ पे कि वायलेशंस हो रहे हैं किसी भी प्रकार के, अब वो वायलेशन का मतलब ऐसा होता है, कभी इंटेंशनल होता है, कभी नॉन इंटेंशनल भी हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में ही आपका एफसीआरए का अगर वो डिटेक्ट हो जाता है वायलेशन, तो पॉलिसी सरकार की ये ऐसी समझ में आ रही है कि वो हमें एफसीआरए उसका रिन्यू नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं कि सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना है, जिनका रिन्यू हो गया है उनको भी, और जिनका रिन्यू होने को है उनको भी सुनिश्चित करना है कि इस बार तो जैसे हुआ निकल गया, पर अगली बार और मुश्किल होगी, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर लें और अपनी कंप्लायंस को दुरुस्त करें। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर हम अपने अगले स्पीकर के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारे अगले स्पीकर हैं उनका नाम है कुमार नीलेंद्रू, and he will be talking to us about gaps and challenges in accessing FCRA funds. और कुमार नीलेंद्र जी क्राई में पिछले 18 वर्ष में से कार्यरत हैं, और उनका 22 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, और वो देश के करीब 14 राज्यों में बच्चे, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के साथ कर रहे हैं। क्राई में अभी उनका पश्चिम क्षेत्र में कार्यक्रम का संचालन है तथा सामाजिक भावना से आत्मपूर्वक कार्य पद्धति की अनुसरण करते हैं। Over to you, Nilendra sir, for your expert comments. Nilendra sir. Yeah. Sir, can you unmute please? Participant. Yes, now you can hear me. Yeah. Yes, now I can hear you. Yeah. Okay, So, okay. welcome you to the session, and we request you to share your expert comments. अभी तो ऐसा हो गया माहौल कि संजय जी गुड इवनिंग। आपने तो बता दिया कि पैसा लेने के बाद इतने पापड़ बेलने हैं, तो पैसा लेने के लिए कितना पापड़ बेलना होगा, अब ये सवाल आता है। हमें तय करना पड़ेगा कि दोनों तरफ पापड़ बेलना है, तो फिर तैयारी वैसे ही रखनी पड़ेगी। और संजय जी ने तो बता ही दिया है कि कितने सारे पापड़ हैं। तो
सवाल ये आता है कि हमें पैसा चाहिए क्यों? ये पैसा इसलिए चाहिए कि हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पैसा लाना उतना ही मुश्किल है जितना कि संजय जी ने इशारा कर दिया उसको खर्च करना। खर्च भी कर दिया तो भी आपसे पूछा जाएगा क्यों किया, ऐसा किया, और लाना भी उतना ही कठिन है। मैं आज जो मुझे ब्रीफ दिया गया है उसमें मैं थोड़ा-सा चर्चा करूँगा कि ट्राई का इसमें क्या अनुभव रहा है, किस तरह से पैसे के लाने के बारे में क्या-क्या तरीका है जो हमारे जो एनजीओज़ हैं, जो हमारे महावन के साथ जुड़े हुए हैं, वानी के साथ, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा अंदाजा होगा। और ये कभी-कभी ऐसा होता है कि लॉटरी का भी मामला हो जाता है कि आप अगर 10 जगह अप्लाई करते हैं, तो आपको एक जगह से शायद मिल जाए, ऐसा भी संभावना है अक्सर। क्योंकि कभी-कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ कर दिया, उसी तरीके से अप्लाई किया, जिस एरिया में वो एनजीओ का फंडिंग मिलना चाहिए था और फंडर जो है वो उसी एरिया में फंड कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिला? तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो मैं थोड़ी-सी उस पर चर्चा करूँगा। तो मैं अपना शेयर करता हूँ आपको एक पीपीटी और उसपे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आपस में आकर के हम लोग आपस में विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी? स्लाइड्स दिख रहे हैं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। तो ये ट्राई की एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ कि रिपन कपूर साहब जो हैं, आप उनकी तस्वीर अभी देख रहे हैं और ये ट्राई इनका कहना था, "It is not important why I got into this work. What is important is that it needs to be done." आप किसी भी कारण से इस सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए आ गए हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब करना है तो करना है उसको और किस तरीके से हम उसको अच्छे से कर सकें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसा आने का जो मामला है उसमें तकरीबन 4 तरह के मुख्य चीजें हैं जो क्राई फॉलो करती है, जो आपको भी हेल्प कर सकता है। वो है सीएसआर, सीएसआरएम, सीआरएम, पीआरजी और जीईई। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दोनों तरह के हो सकते हैं। कॉर्पोरेट्स इंडियन भी हो सकते हैं और कॉर्पोरेट्स फॉरेन भी हो सकते हैं। तो अगर वो कॉर्पोरेट्स फॉरेन हैं, तो वो आपको एफसीआरए रेगुलेशंस के अंदर कवर्ड होते हैं। अगर वो इंडियन कंपनी है और अगर आपको जानना है कि हम किसको फॉरेन कंपनी कहते हैं और किसको इंडियन कंपनी कहते हैं, तो जो संजय अग्रवाल जी का जो अकाउंटेबल है, उसमें इस विषय पर चर्चा की गई है। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सोर्स है। आप वहां से पैसे के एप्लीकेशन करके ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। उसके बाद है पेरोल गिविंग, पीआरजी, और एम्प्लॉई गिव एंड एम्प्लॉई एंगेजमेंट। ये जो 4 तरीके हैं, इससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो सभी को पता है। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, पेरोल गिविंग और जीई क्या है, इस पे हम शॉर्ट में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है, ये कंपनी का एफर्ट्स होता है समाज को बेहतर करने के लिए, और उसके लिए ये लाया गया था। 2013 में इंडिया में मैंडेटेड है सेक्शन 135 शेड्यूल 7, इसमें ये चर्चा की गई है और इस कानून के तहत सीएसआर आता है। अब ये किन कंपनियों पे लागू होता है सीएसआर, अगर वो देखेंगे तो कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है साल में वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ये तीनों कंडीशंस कोई भी में से एक या तीनों या 2 या 3 ऐसा कॉम्बिनेशन में भी कोई कंपनी एक ही फॉलो कर रही है, एक ही कंडीशन फुलफिल कर रही है, नेट प्रॉफिट अगर उनका 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको सीएसआर करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। और कानून ये कहता है कि उसमें से आपका टोटल 2% नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी वित्तीय वर्ष में जो 2% है, वो आपको सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना है। खास बात इसमें जानने की है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट सीएसआर,
और ये पूरे विश्व में भारत पहला देश है जिसमें CSR को कानून के तहत मैंडेटरी किया गया है और ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। तो ये जो कंपनीज की जिम्मेदारी है समाज के प्रति और उसमें जो उनको अपने प्रॉफिट का पैसा लगाना है उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जाती है। और आप देख रहे हैं कि एनजीओ में सपोर्ट है वो CSR के थ्रू आ रहा है और बहुत बार आप ये भी देखेंगे कि खुद अपना जो है वो अपना फाउंडेशन के थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूरा करती है। उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके ऊपर डिटेल जानकारी जो है आपको अगेन संजय अग्रवाल जी के संस्था की तरफ से जो जारी होते रहता है अलग अलग तरह का पत्र, उसमें मिल जाएगा। अभी आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग, CRM। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है पैसा एनजीओ को पैसा लाने के लिए, इसको समझना चाहिए और बहुत कम एनजीओ हैं जो CRM के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। और इसको बोला गया है मतलब विन विन सिनेरियो फॉर, यानी कि दोनों तरफ इसमें जीत है। अगर आप एनजीओ के लिए भी जीत है और जो पैसा दे रहे हैं उनके लिए भी, जो डोनर हैं उनके लिए, कंपनी के लिए भी ये जीत मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि CRM इज क्रिएटेड विद एन ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रांड। इसमें कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग में अभी जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई संस्था स्वास्थ्य किशोर लड़के लड़कियों के स्वास्थ्य पे काम कर रही है और ये इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, कोई भी एनजीओ। और साथ में कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका प्रोडक्ट्स इस चीजों के लिए इस्तेमाल होता। अभी देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर एक ना एक तरीके से मेल हो रहा है दोनों के उद्देश्य का। एनजीओ का उद्देश्य है कि बच्चियों का स्वास्थ्य बेहतर हो और वो ब्रांड का उद्देश्य है कि उनका जो ब्रांड है वो ज्यादा फैले। यहाँ पर अगर सामंजस्य है तो ये दोनों साथ में आ सकते हैं और ये विन विन सिचुएशन बोला जाता है। और ये किस तरह से जनरेट होता है, तो कॉज क्या है कि बच्चियों का स्वास्थ्य एनजीओ के लिए वो है और कंपनी के लिए है कि जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका ब्रांड वैल्यू भी बढ़े और ब्रांड का नाम भी बढ़े। जरूरी नहीं कि मार्केटिंग हो जाए, लेकिन कभी कभी जो ब्रांड का जो रीच है उसको बढ़ने से भी उनको फायदा होता है। वहां उनको फायदा है, एनजीओ को फायदा है कि ये कंपनी जो आपको सब करेगी आपको जिस चीज के लिए, वो आपके इसमें फिट करता है, उनके इसमें भी फिट करता है। इसमें क्या किया जाता है कि पार्ट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एज डोनेशन। मान लीजिए कि वो कंपनी का कुछ बिक रहा है, मान लीजिए सैनिटरी पैड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस कंपनी का प्रोडक्ट, वो बिक रहा है, तो उसमें से एक हिस्सा छोटा सा वो उस एनजीओ की तरफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल। दूसरा जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ब्रांड और कंपनी एवरी मंथ और क्वार्टर। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कंपनी जो है आपको क्वार्टर में या महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट दे रही है उसी मुद्दे के ऊपर। और तीसरा है कि कंपल्सरी और वॉलंटरी एड ऑन टू द बिल और पेमेंट। आपने बिल और पेमेंट किया, मान लो उनसे सामान खरीदा कि आपको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर वो एड ऑन करके दे देंगे या तरीके से और दे देंगे बिल के ऊपर। ये जो है ये बहुत अच्छा तरीका माना गया। मुझे जहां तक समझ में आता है बहुत कम छोटे एनजीओ हैं उनको पता है कि CRM को किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आज के सिनेरियो में, खास करके जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो मामला है वो काफी सीधा हो गया और बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी है। और ऐसा नहीं है कि सभी एनजीओ काम ही करते हैं, कभी कभी तो उनको पता ही नहीं होता है कि इतने सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसमें वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। सपना जी आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ कहना चाहती हैं? हम लोग लास्ट में इसको खत्म करके फिर बात करते हैं। तो ये CRM बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। अभी कुछ एग्जांपल्स आपको CRM के किया हुआ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे बिग बाजार गिव बिग कैंपेन में प्राई और बिग बाजार साथ में आए थे और कॉमन एजेंडा था, तो हमको वहां से CRM कंट्रीब्यूशन मिलता था। लाइकवाइज माइक्रोमैक्स, ये भी इनके साथ भी हमारा ₹1 क्राई को आता था उनके प्रोडक्ट्स के सेल पे। और मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ भी इस तरह का ही CRM पार्टनरशिप क्राई का था। ये कुछ एग्जाम्पल है, वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। टाटा साल्ट के साथ रहा है, टाटा पावर के साथ रहा है, तो बहुत कंपनीज के साथ CRM एक बहुत अच्छा जरिया है छोटे एनजीओ को पैसा लाने के लिए, और वो आ सकता है।
अभी अगला जो मैंने बताया था पहले 4 में से था एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय गिविंग। ये क्या है कि पैसा लाने का एनजीओ में एक अच्छा जरिया हो सकता है आज के डेट में। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो किसी मुद्दे पे मार्केटिंग कर रही है, उनके एम्प्लॉइज किसी खास चीज के लिए आपके एनजीओ के साथ जुड़ जाते हैं और आपका उनके साथ एक तरह से एग्रीमेंट हो जाता है। वो हो सकता है वुमेन्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, उनका फाउंडर डे हो, दिवाली, क्रिसमस हो इसमें। और इसमें क्या होता है कि आइदर वो वर्चुअली एंगेज हो सकते हैं उनके एम्प्लॉय, आपके प्रोजेक्ट में बच्चे हैं, उनको आर्ट क्राफ्ट रिलेटेड सेशंस ले सकते हैं, वेबिनार उनके साथ कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। और ये जब करते हैं तो एम्प्लॉय अपने सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन की तरफ या आपके एनजीओ की तरफ करते हैं। ट्राई को इस तरह से मिलता है और आपको भी इस तरह से मिल सकता है। जब एम्प्लॉय अपने तरफ से कोई कंपनी के एम्प्लॉय उनके साथ टाई अप होता है और वो एक कंट्रीब्यूशन रेगुलर वे में करते हैं। और इसके अंदर जो है क्वार्टर और साल में ये आ सकता है। और कॉर्पोरेट क्या कर सकता है, जिस कंपनी को एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉइज ने जितना कंट्रीब्यूशन किया उसको वो मैच कर सकते हैं, उतना ही डोनेशन अपने तरफ से भी दे सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय अगर मान लीजिए 1 करोड़ जमा करके किसी एनजीओ को देते हैं, तो फिर आपका जो है वो उसमें 1 करोड़ और दे सकता है, तो 2 करोड़ आ जाता है या उसका डबल आ जाएगा। तो ये एक जरिया है जो छोटे एनजीओ को शायद पता नहीं है कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। अभी तीसरा है पेरोल गिविंग, इसको प्रकाश जी बोलते हैं। वो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात सब जानकारी अपने एम्प्लॉइज को दे देती है कि हमारा ये संस्था है, इनके साथ हम बहुत जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं। और ये मान लीजिए अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ जो पिछड़े वर्ग के बच्चे उनके साथ काम करती है। आप इनके साथ है तो आप अपने को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये वॉलंटरी एक्शन होता है जिसमें कि हर महीने वो अपने सैलरी से कुछ पैसा इस मुद्दे के लिए डोनेट कर सकते हैं आपके एनजीओ को। तो इसको बोलते हैं पेरोल गिविंग। और इसमें फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ आ सकता है। और ऑन बिहाफ ऑफ द जो कॉर्पोरेट है जिसके वो एम्प्लॉय हैं, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज पूरे मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है कि हम एम्प्लॉय हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खुद के लिए। कॉर्पोरेट उनके लिए केयर करती है और बिलीफ को एक तरह से एक जुड़ना है लोगों का पैसे के द्वारा। और सिर्फ पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ लोग भी आपके मुद्दे के साथ जुड़ जाते हैं जो एक तरह से हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं। ये भी बहुत अच्छा किया है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है एनजीओ के द्वारा। एक और आजकल जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जो मुझे लगता है छोटे एनजीओ देश में उनको पता नहीं है, वो है ऑनलाइन कॉर्पोरेट पोर्टल्स गिविंग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको खास आप लोग ध्यान रखिए, खास करके छोटे एनजीओ। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कभी कंपनीज हैं, जो डोनर्स हैं, मल्टीपल चैरिटीज होते हैं जो डोनेट करते हैं कॉज को, वो अपने आप को इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर देते हैं। वो इंडिविजुअली कहीं नहीं जाते हैं, अपना कुछ नहीं, वो बोला कि ठीक है हमने इसमें रजिस्टर कर दिया। अब जो है वो वहां से चूज कर सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म के थ्रू कि किसको देना है। तो एग्जांपल्स है इसमें योर कॉज, बेनिविटी, ग्लोबल गिविंग, इंडिया में गिव भी है। ये सारे हैं एग्रीगेटर जैसे सारे जो डोनर्स हैं, चैरिटीज हैं, देना चाहते हैं, वो यहाँ अपने आप को रजिस्टर करते हैं। एनजीओ चाहिए कि वो इसमें रजिस्टर करके यहाँ अप्लाई करें। उसके बाद क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट का या किसी चैरिटी का जो डोनेट करना चाहती है, उनका मैचिंग हो जाता है आपके साथ, संभावना बढ़ जाती है कि आपको फंड्स मिलेंगे। इसमें आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है एक्सेस करने के लिए। और ज्यादातर आजकल देखा जा रहा है कि चैरिटीज या बड़े जो डोनर्स हैं वो इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं डोनेशन करने के लिए या ग्रांट देने के लिए एनजीओ को। तो आप इसमें खास ध्यान दीजिए कि आप इसमें रजिस्टर करिए, छोटे एनजीओ हैं, और वहां पे जाके आप अपना काम के बारे में चर्चा करिए, उनके फॉर्मेट में अप्लाई करिए, तो संभावना बढ़ जाती है कि एनजीओ को मिलेगा पैसा। और एक जो बहुत बड़ा और रह गया है, वो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रांट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के थ्रू डायरेक्टली आता है। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है वो आपको आपके मुद्दे पे काम करने के लिए उनके मैचिंग है तो वो दे सकते हैं। इसमें जो है 4 तरीके 5 तरीके का प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है।
इनफैक्ट आप कोई भी प्रपोजल बनाएंगे उसमें ये जो 5 चीज यहाँ दिखाया गया है इसका खास ध्यान रखिए। सबसे पहला है स्काउटिंग, पता करना कि कहाँ पर कौन से जो डोनर है उनका हमारे से मैच करता है, कौन से डोनर। अभी मान लीजिए महाराष्ट्र की बात हम करें तो महाराष्ट्र किनका फोकस है, महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, उस पे कौन सारे डोनर्स हैं जो अभी इंटरेस्टेड है। ये आपको स्काउटिंग करने का उसका हिस्सा माना जाता है। तो आपने ये सारी जानकारी इकट्ठी कर ली कि हाँ यहाँ पे ऐसे 10 हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसके बाद आप प्रपोजल को प्रपोजल डेवलप करने का मतलब जो प्रतिवेदन है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आप किस तरीके से उसमें क्या रिजल्ट लाएंगे, एंड रिजल्ट क्या है, और आपको कितना पैसा लगेगा, इसका एक सोच बनाना पड़ता है इसको करने के लिए, जो आप जिससे लेना चाहते हैं उस मुद्दे को करने के लिए। उसके बाद जो हिस्सा आता है वो है प्रपोजल राइटिंग का। अभी आपने सोच समझ के एरिया चूज किया कि यहाँ पे काम करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इतने आपके जो है ग्राही होंगे, इतने जिनके तरफ आप पूछेंगे, वो सब सोच लिया। उसके बाद लिखना, ये मामला है प्रपोजल राइटिंग का। छोटे एनजीओ के में देखा गया है कि सबसे वीक हिस्सा होता है, क्योंकि आजकल एक तरीके से प्रपोजल राइटिंग क्या है और जो ज्यादातर डोनर्स उसको समझते हैं, और कभी-कभी हम लोग इतने इमोशनल होते हैं कि हम लोग अपना दिल निकाल के रख देते हैं प्रपोजल में, लेकिन जो उनको चाहिए होता है वो उसमें नहीं रहता है। हमारे जो एनजीओज हैं वो दुखी हो जाते हैं कि हमने तो अपना पूरा दिल जिगर सब निकाल के रख दिया था, फिर भी हमें फंड नहीं मिला। ये सच्चाई है। उसका कारण ये हो सकता है कि आपका जो प्रपोजल राइटिंग है और जो तरीका है उसमें जाकर के कहीं ना कहीं आप उनके जो आकांक्षाएं हैं, जो डोनर है, उसको फुलफिल नहीं कर पाए। आजकल ज्यादातर तो एफए बेस्ड अप्रोच देखते हैं, लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस में आपका प्रपोजल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एनजीओ के लिए जो फंडिंग लेना चाहते हैं। तो आपने प्रपोजल बना लिया तो एकदम जैसे कि बना लिया और बहुत खुश हो गए और फटाक से नहीं दे देना चाहिए डोनर को। उसको फिर से एक बार बैठ के रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, डोनर का ये एजेंडा था, हमने ये बनाया, लॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ बना लिया, अभी भी कुछ छूट गया है क्या? उसके बाद आप उसको पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल आपने एक चीज देखा होगा, पैकेजिंग अच्छा हो, अंदर सामान कैसा भी हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पैकेजिंग दुनिया को दिखती है और उसके बाद एडवर्टीजमेंट दुनिया को दिखती है। ये पैकेजिंग और फाइनल सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सही ईमेल पे भेजा कि नहीं, सही तरीके से उसको पूरा पैकेज किया कि नहीं, आपने अपने संस्था का अच्छा से उसमें वर्णन किया है शॉर्ट में या नहीं। वर्णन करने का मतलब ये नहीं होता है, कभी-कभी मैंने देखा है, मेरा है, भी रिसीव करती है कि वो एक तरह से पूरी जीवनी पुस्तिका भेज देते हैं जिसमें हमें काम का चीज ढूंढने के लिए उतना उसके थ्रू जाने का समय नहीं मिलता है। तो आप सोचिए कोई भी डोनर होगा, उसको आपने एकदम पूरा पोथी भेज दिया है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस तरह की चीजों पे ध्यान रखिए कि क्रिस्प होना चाहिए, साइज होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, इम्पैक्ट का क्लियर वर्णन होना चाहिए, आपके क्या अचीव करेंगे संख्यात्मक रूप से भी बहुत क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है प्रपोजल राइटिंग में। पैकेजिंग करने के बाद आप उसको सबमिशन कर दीजिए। सबमिशन करने के बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने ये प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, संभावना जाती है आपको फंड्स मिलने की। छोटे एनजीओ जहां तक मैं जानता हूं, ये प्रक्रिया में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दुख होता है, तकलीफ होता है कि हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, और मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। राय तो छोटी एनजीओ को बढ़ावा देती है, तो हमारा तो ये यूएसपी रहा है हमेशा से। लेकिन सारे डोनर्स इस तरह से नहीं सोचते। आपको इन 5 चीजों पे खास ध्यान देने की जरूरत होगी। और एक और मुद्दा है कि इवेंट्स के थ्रू आप एनजीओ जो है पैसा जमा कर सकते हैं। किसी खास दिन पे, किसी खास मुद्दे पे आप इवेंट के साथ जुड़ जाइए। हाफ मैराथन होता है, दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी होता है, उसमें जुड़ गए तो वहां से डोनेशन आता है, उसका एक हिस्सा आपको मिल सकता है। साइक्लेथॉन हुआ था फॉर एग्जांपल, ट्राई उसमें थी, वहां से 10 लाख आ गया था। आप हमेशा अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में ध्यान रखिए कि कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम जुड़ करके अपने एनजीओ के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा हिस्सा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अभी लास्ट स्लाइड है कि इफ वी ऑल डू समथिंग देन टुगेदर देयर इज नो प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट सॉल्व। हमको सबको पता है और विक्रम कपूर साहब इसको बहुत मानते थे कि अगर सब मिलके हम काम करें तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे हम अपना असर नहीं डाल सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे अपना बात समाप्त करता हूँ और कोई प्रश्न होगा या कुछ जानकारी हो और चाहते हैं या किसी मुद्दे पे आपको चर्चा करनी है तो अभी हम करेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू नीलेंद्र जी। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछें। सपना कुछ पूछने वाली थी। सपना, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सहजीवन फाउंडेशन से सपना बावले। सपना, क्या आप पूछेंगे प्रश्न? अनम्यूट किया है सपना आपको? धन्यवाद. आधीचा प्रश्न विचारसाठी ते सर नसतील कदाचित, अग्रवाल सर नसतील. हिंदी में पूछिए प्लीज. पहले वाला प्रश्न पूछने के लिए अग्रवाल सर नहीं है साथ में या है? है, आप पूछिए, अग्रवाल सर भी हैं। पहला प्रश्न था सर, मैंने पिछले साल में FCRA का रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था। उसमें मुझे 10 लाख का अमाउंट बताया था कि आपका ऑडिट जो है वो 10 लाख का होना चाहिए और फिर ही आपका फॉर्म आगे मुझे यानी आगे की आगे का फॉर्म जो नेक्स्ट फॉर्म था वो ओपन हो नहीं रहा था उसकी वजह से। तो आपने अभी इस प्रेजेंटेशन में 15 लाख का बोला है, तो क्या अभी वो बढ़ गई है अमाउंट या ऑडिट की, या फिर मेरा कुछ समझने में ये हुआ होगा? हेलो, मुझे लगता है संजय जी अभी फिलहाल आप लोगों को अनम्यूट नहीं किया होगा, ये भी हो सकता है। ओके। दूसरा सवाल था कुमार जी से कि सर आपने अभी प्रेजेंटेशन में बोला है कि क्राई बहुत सारी छोटी संस्थाओं को सपोर्ट करती है फंड रेज करने में या फिर प्रपोजल्स में या अदर इशू में, तो क्या हम लोग किस तरह से जुड़ पाएंगे, ये भी थोड़ा सा जानकारी आपके थ्रू आए तो अच्छा लगेगा। कि आज जो हमने चर्चा की है ना, ये महावन में ये मदद करने के लिए जो महावन में जुड़ी हुई है वो किन चीजों पे ध्यान डेवलप करके बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आप अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं और इनको फॉलो करके अप्लाई करते हैं कहीं भी जहां भी आपको संभावना दिख रही है तो आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और आप एक और मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे संस्था या व्यक्ति का सहयोग लेके ये काम करते हैं जिनको इसका अनुभव है कि प्रपोजल कैसे लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल, और उनके साथ मिलकर डेवलप करते हैं, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ये बात कराई की तो हम लोग इंडिविजुअल जाकर प्रपोजल करने के लिए हेल्प करना ऐसा हमारा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। हम लोग फोरम में आकर के मदद करते हैं, ठीक है। नीलेंद्र सर को आप सब सुन में पा रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। सुनिए जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, यस मैडम। मैं सुन पा रहा हूँ आपको। यस मैडम, सुन पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे इसमें प्रॉब्लम है। प्लीज कंटिन्यू। और क्लैरिफिकेशन है या कोई और चीज पे चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया आप पूछ सकते हैं। जहां तक जो प्रश्न किया गया संजय अग्रवाल जी से, मुझे लगता है कि अभी उनको रिवाइज करके 15 लाख कर दिया गया है सर। तो 10 लाख का मिनिमम आपका खर्चा होना, मतलब टर्नओवर होना चाहिए, वो अभी शायद चेंज कर दिया गया 15 लाख। जी 15 करवा दिया गया है। आगे संजय आगे। थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रश्न है?
किसी को भाषा का प्रॉब्लम है जो मराठी में पूछ सकते हैं और हिंदी नहीं या इंग्लिश नहीं, तो वो हाँ, हम मराठी में पूछे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मराठी मैं समझता हूँ और आपको मैं पूरा ही समझ जाऊंगा, तो मराठी वैसे मैं असं म्हटलं की ज्यांना कुणाला मराठीत प्रश्न विचारायचा आहे, हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये अडचण आहे, त्यांनी मराठीत प्रश्न विचारावा, तो भाषांतरित करून आपल्या तज्ञांपर्यंत पोहोचवला जाईल. सुनिए, मुझे लगता है शायद कोई प्रश्न है नहीं, इतने विस्तारित रूप से हमारे ये एक लातूर से हाथ उठा है, अमगू लातूर जी, बोलिए प्लीज. मैं अनम्यूट करती हूँ. हाँ, गौरी नंतर दिलीपला पण अनम्यूट कर, त्यांना पण प्रश्न आहे. दिलीप आणि अजून कोण आहे? दिलीप दिलीपला करते. जी, आपका अनम्यूट हो गया है, लातूर से बोलिए प्लीज. वो बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो है. नहीं, अभी बोला नहीं है उन्होंने. हेलो, मुझे ये सवाल पूछना है कि जो बिग बाजार वगैरह ताई आवाज येत नाहीये. तोपर्यंत दिलीप आपण प्रश्न विचारू शकता. थैंक यू मैम. मेरा सवाल जो था वो कुमार जी से था. उन्होंने जो मतलब हमारा प्रपोजल कैसा होना चाहिए उसके तौर पर हमें ग्रांट मिलती है, ये सब कहा था. लेकिन मेरा सवाल थोड़ा ये था कि कई बार एक एनजीओ के तौर पे हम किसी ज्योग्राफी में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे कि कोई एनजीओ है जो रूरल डेवलपमेंट या ट्राइबल डेवलपमेंट में विश्वास रखती हो और उनका वो एजेंडा हो, लेकिन जो डोनर होता है उसका जो प्लांट होता है, अगर वो अलग एरिया में है और वो सिर्फ उस एरिया को लेकर ही मतलब फंडिंग करने के लिए सोचता रहता है, तो ऐसे में जो रूरल या फिर जो इंटीरियर पार्ट में रजिस्टर्ड एनजीओ है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि किस तरह से वो डोनर को कन्विंस करे कि वो डोनर उसके ज्योग्राफी को छोड़ के जहाँ पे सच में नीड है वहां पे काम कैसे करे. तो ऐसे में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए ताकि डोनर उसके मतलब जो ज्योग्राफी है एक सराउंडिंग प्लांट के अराउंड का, उसको छोड़कर जहाँ पे एनजीओ बदलाव लाना चाहती है सच में, जहाँ पे जरूरत है, तो वहां पे ले जा सके. थैंक यू सर. मेरा, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ. ये तो 20 किलोमीटर का फंडा है ना कि किसी कंपनी के प्लांट को ये मैंडेटरी नहीं है. दो ऐसे कॉर्पोरेट्स जो काम करते हैं जिनका प्लांट मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात में है, लेकिन वो हमारे साथ बिहार में भी काम करते हैं और कर्नाटका में भी काम करते हैं. तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो 20 किलोमीटर पे ही करे. पहला तो सबसे महत्वपूर्ण स्काउटिंग में ये है कि हमें ये पता करना चाहिए इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट या कंपनी है जो कि इन मुद्दे पे काम करते हैं, जिनका इंटरेस्ट एरिया ट्राइबल है या हमारे इंटरेस्ट एरिया से मैच करता है. तो आप उसमें अगर थोड़ा समय बिताएंगे, स्काउटिंग करेंगे, तो आपको संभावना मिलने की बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उन्हीं डोनर के पास जाएंगे जिनका की इंटरेस्ट एरिया आपके काम से मैच करता हो. बहुत बार ऐसा होता है दिलीप जी कि हम लोग अंधाधुंध प्रपोजल
लेफ्ट राइट सेंटर लिख के देते रहते हैं और हमें मिलता नहीं और हम निराश हो जाते हैं। उसका एक कारण यही है। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो वी कैन मूव ऑन टू दत्ता सर फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार, मला प्रश्न मी सपना हा बोलते. बोला. जसं आता आपण गेल्या मागल्या 2 वेळा आपण फंड रेझिंग आणि या सगळ्या विषयावर आपण बोलत आहोत आणि प्रपोजल रायटिंगवर सुद्धा. फक्त होतं कसं, की मार्गदर्शन होतं, पण जो रस्ता असतो ना दाखवायचा म्हणजे हँड माहिती आहे होल्डिंग का? सपोर्ट म्हणताय तुम्ही? हां, हँड होल्डिंग सपोर्ट जो आहे, तो मला असं वाटतं, की तो कुठेतरी गा काय म्हणता येईल चांगला शब्द मला सुचत नाहीये. ते हिंदी गरजेचं आहे का असं तुम्हाला वाटतं? हां. तर ते फार महत्वाचं आहे. काय होतं अच्छा. क्या होता है कि बड़ी-बड़ी एनजीओ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं, बहुत सारा फंड्स है, तो और उनका स्पेशल नेटवर्क है, स्पेशल नेटवर्क में पर्टिकुलर्स लोग ही उनके साथ ही चाहिए। ऐसा सिचुएशन मैं देखती हूँ, जब मैं स्टडी करती हूँ ये मेरे नज़रिया से। वो और जो नए इंसान कुछ करना चाहते हैं, उनके पास करने के लिए क्षमता है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ मनी यानी फंडिंग, ग्रांट्स स्टाफ नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑफिस अफोर्ड्स नहीं कर सकते या फिर जो चीज़ें अब फंडर्स को चाहिए कि नहीं इनके पास ऑफिस है क्या, स्टाफ है क्या, इनका अकाउंट ये ऑडिट रिपोर्ट्स कितना है, इनका वेबसाइट है क्या, तो ये सब चीज़ें नहीं है या फिर करने के लिए फंड या ग्रांट नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को सब सोच के क्योंकि ये सभी प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि नए लोगों के लिए जो नए न्यूली कमर्स इस सोशल फील्ड में अपनी इच्छाएं लेके आए हैं कि हमें भी सामाजिक काम करना है तो इस सब चीजों के लिए कुछ अपने महावत नेटवर्क ने भी एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई तो हैंड होल्डर इसमें खड़ा रहे कि यस हम लोग आपको साथ लेके जाएंगे या फिर हम लोग कुछ तो 100% नहीं लेकिन 50% 75% आप चलो 25% हम आगे आएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? अभी देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आपको एक दो अपने अनुभव के आधार पर चीजें बताता हूँ। सबसे पहला ये कि मुझे लगता है ये जो फोरम है महावन का, ये यही फोरम का इस्तेमाल। नीलेंद्र सर आपका वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है। अभी आ रही है ठीक? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। अब बोले आप। हाँ, तो महावन का इस फोरम का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पे अगर महावन को हम किसी ऐसे सर्कल से जोड़ देते हैं जो गिविंग सर्कल है जिसकी मैंने चर्चा की थी, तो सारे एनजीओ को वहां एक्सेस मिल सकता है। तो ये एक सवाल है जिसमें कि हैंड होल्डिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये महावन के ये ग्रुप को हम जोड़ते हैं तो आपका सारे एनजीओ जो महावन से जुड़े हुए हैं उनका एक्सेस मिल जाता है उसकी तरफ। अलग से कुछ करने का फोरम बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी महावन है। तो यहाँ पे एक मेरा ये सुझाव रहेगा। दूसरा, आपने सवाल किया कि बहुत सारे एनजीओ हैं, उनके पास ऑफिस नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास और भी जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो नहीं है। देखिए, जब आप एनजीओ बनाते हैं ना तो आप एक कानून के तहत रजिस्टर करते हैं। संजय जी मेरे से बहुत अच्छा जानते हैं कि जब आप उस एनजीओ को रजिस्टर कराते हैं कानून के तहत आप एक तरह से बंध जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और डोनर्स वो देखेंगे ही देखेंगे। अब सवाल ये आता है कि जो यंग लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर एक जोश है, जज्बा है, विचार है, एक संभावना है, वो कैसे इस क्षेत्र आगे जाए। तो उसके लिए कुछ जगह ऐसे ही भावना है, जैसे फॉसिल्स को आप देख सकते हैं।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्राई का अपना नेशनल रिसर्च चाइल्ड राइट्स रिसर्च फेलोशिप है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अशोका फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इससे और भी कुछ फेलोशिप्स है जिनको अप्लाई कर सकते हैं। जो नीलेंद्र सर, आपकी आवाज चली गई। अनस्टेबल है कनेक्शन, लेकिन शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हाँ, बीच में चली गई थी सर। हाँ, वो तो आप उस तरह से जो यंग लोग हैं वो फेलोशिप्स की तरफ देखें। लेकिन अगर आपने एनजीओ बनाया है तो आपको कुछ ना कुछ तो कानून के हिसाब से जो सम्मति है वो करना पड़ेगा। और फंडर की तरफ से आप सोचिए, अगर तो फंडर अपना पैसा लगा रहा है किसी मुद्दे पे, तो वो सारी चीज को जरूर देखना चाहेगा कि भाई मैं जहां पैसा दे रहा हूँ या दे रही हूँ वहां पे ये सारी चीजें सम्मत है कि नहीं है। अगर आप ही फंडर हैं तो आप सोचिए कि आप भी वो चीज देखेंगे। तो ये दुखी होने की बात नहीं है या निराश होने की बात नहीं, ये है कि उस चीज को हम समझें और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े। कि हमें अगर रजिस्ट्रेशन है बॉम्बे महाराष्ट्र में, तो आपको दोनों में करना होता है, सोसाइटीज प्लस चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। बहुत सारे कानूनी बंधन आपको पूरे करने पड़ेंगे, और आप, मेरा सलाह होगा कि आप वो सारी चीजें करिए, तो आपको फंडिंग लेने में आसानी हो जाएगी। सारे डोनर्स जब एक वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब कि पैसा देने के पहले या पार्टनरशिप में आने के पहले वो काफी डिटेल रूप से स्टडी करते हैं कि एनजीओ का बोर्ड कैसा है, ये एनजीओ के फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे हैं, ये एनजीओ का ऑफिस कहाँ है, ये एनजीओ एक्चुअली कम्युनिटी में क्या काम कर रही है, समुदाय में इसकी पहुंच कैसी है, वो सब समझना चाहते हैं। और तब एक रिश्ता बनता है और पैसा कमाऊंगा। तो इससे घबराना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इसको धीरे धीरे करना चाहिए। कोई भी एनजीओ अचानक से बहुत बड़ा नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही स्नेह स्नेह ही आगे बढ़ता है, छोटे छोटे कदमों से। तो जो यंग लोग हैं वो फेलोशिप्स की तरफ जा सकते हैं, वहां से उनको सपोर्ट मिलेगा। क्राइक की तरफ से एनसीसीआरएफ का फेलोशिप है, वो हर साल निकलता है। इस साल कोरोना में बंद हो गया था, अभी फिर से चालू हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान रख सकते हैं। अशोका फेलोशिप है, और भी बहुत सारे फेलोशिप है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो लोग वहां जाएं। और जो एनजीओ फंडिंग के इच्छुक है कि उनको फंड मिले, उनको तो कुछ ना कुछ चीजें मैंडेटरी तौर पे करनी ही पड़ेंगी। ड्यू डिलिजेंस, फंडर्स का ड्यू डिलिजेंस होता है, तो वो देखते हैं इन चीजों को। तो हमारे पास चॉइस बहुत कम है सपना जी उस केस में। ठीक है, थैंक यू नीलेंद्र सर। हेलो, हाँ जी और बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ हाँ मैम, हाँ बोले। हाँ हाँ, एक प्रश्न है हाँ, कि मराठीत विचारला आम्ही ट्रांसलेट करू, काहीच हरकत नाही। ओके चलेगा, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। जो फंडर का हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, वही एनजीओ का इंटरेस्टेड एरिया रहता है, उसी के आधार पे हम प्रपोजल भी सबमिट करते हैं। कई बार प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाता है लेकिन उसके बाद में दिक्कत शुरू हो जाती है कभी कभी की एक्टिविटी को लेके, नहीं आप ये एक्टिविटी मत कीजिए, इस एक्टिविटी से बेहतर वो होगी। इस दौरान में बहुत टाइम पीरियड भी निकल जाता है, वो समझ में नहीं आ सकता कि हम करें तो कैसा करें, कि हमें तो मालूम रहता है कि किसी एक्टिविटी से बेनिफिट मिलेगा जो भी हमारे बेनिफिशियरी है उनको। तब एक ऐसे दग्धजहत हो जाती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये प्रोजेक्ट ही ना करे या प्रपोजल ही सबमिट ना करे, तब क्या हम भूमिका लेनी चाहिए? नहीं, आपने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, और ये दिक्कत एनजीओस को आता है, ये मैं मानता हूँ। उसका कारण ये है कि देखिए, एक समय था जब कोई भी फंडर आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो भी प्रपोजल है और ड्यू डिलिजेंस के बाद आपको फंड देता था कि आप करिए और हमें रिपोर्ट देते। अभी समय देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा चेंज हो गया। अभी क्या है कि वो खुद से जुड़ना चाहते हैं कि हम को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, को प्लानिंग करेंगे, ये मोड आ गया है। तो अभी क्या होता है कि को इम्प्लीमेंटेशन को के पहले को प्लानिंग और को प्रपोजल डेवलपमेंट के, ठीक है, हम लोगों का वैचारिक सहमति हो गया कि ये काम करना है। तो अभी बहुत सारे जो फंडर्स हैं वो चाहते हैं कि हम साथ मिलके प्लान भी बनाएं और साथ मिलके एग्जीक्यूशन में भी उनका हमेशा योगदान रहे।
तो ये एक नया चीज आ गया है और इसको हमें अभी समझने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें सबसे अच्छा तरीका होगा नेगोशिएशन का, कि वो नेगोशिएशन कितना क्लियर और कितना साफ तौर पे हो रहा है कि हाँ आप जो कहना चाह रहे हैं वो फंडर को क्लियर है, और फंडर जो कहना चाह रहा है उसको भी आप समझने की कोशिश करिए। कि अगर आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो कोई भी फंडर उसको समझेगा, लेकिन आपको उसको अच्छे से नेगोशिएट करना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बदल गया, अभी वो को इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप उसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ना ला करके वहां पे आप उसको एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि वो बोलते हैं कि ठीक है आपका आइडिया ठीक है, हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन क्या हम लोग साथ में प्लान करें। तो वो हर चीज पे आजकल उनका योगदान करना चाहते हैं, इस वजह से ये मामला हो रहा है। और हमारे एनजीओ के बारे में ये चीज तो तय है कि हम अपने एरिया को ज्यादा जानते हैं, हम अपने समुदाय जहाँ काम करते हैं उनको ज्यादा जानते हैं, तो कभी कभी उतना उनको जानकारी होती नहीं है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा उनको भी समझिए, कि उनको समझाने की कोशिश करिए कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, और तब मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन समय के साथ हमें इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि अब वो साथ में आपके प्रपोजल डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं उसको एग्जीक्यूशन में भी साथ में रहेंगे हमेशा, समय समय पे, कदम कदम पे। ऐसी संभावना बहुत बढ़ गई है और हो भी रहा है ऐसा। सोनिया ताई, हमको शायद आखिरी दौर पे आना चाहिए। अभी 10 मिनट हम लोगों के पास है, दत्ता सर भी मार्गदर्शन करेंगे। मैं सभी को विनती करती हूँ कि हाँ ताई, मैं सभी को विनती करती हूँ कि कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिखें या महावन तक पहुंचाएं, हम एक्सपर्ट्स तक बिल्कुल पहुंचाएंगे और आपको आंसर भी महावन के माध्यम से मिल जाएगा। मैं सोनिया ताई को सत्र आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू गौरी एंड थैंक यू संजय सर एंड नीलेंदु सर। आई थिंक आपके प्रेजेंटेशंस और आपके पॉइंट्स इतने क्लियर थे कि इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी हम सब में। और ऑल्सो जो सपना ने पॉइंट्स रेज किया, आई थिंक वो सभी का कंसर्न रहता है कि जब हम ऐसे सेशन में आते हैं हमें आपके कमेंट्स मिलते हैं और कहीं ना कहीं जो छोटी संस्था है उन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होती है। बट आई थिंक द सेशन वाज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव्स आए। and I would like to take this opportunity to thank both of you, and Datta sir, over to you for your concluding remarks. चर्चा तो बहुत अच्छी तरह से हो रही है। एक बाजू में देखा जाए तो संजय जी है, दूसरे बाजू में नीलेंद्र जी ने भी अच्छी तरह से बातें रखी है। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है मेंबर्स ऑफ महावन, दे आल्सो आस्क मेनी routine, regular and day-to-day kind of questions which were tried to answer by both the panelists. मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ हमारे मेंबर्स को कि महावन कोई एक फंडिंग देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है या फंडिंग के लिए काम करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि महावन जो है ये एक सेक्टर के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए तो ठीक है ना, नहीं झालाय सुरू रिपीट करा। हाँ, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि इसके बारे में, फंडिंग के बारे में, स्टाफ के बारे में, विषयों के बारे में, डोमेन्स के बारे में क्या क्या जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में ये प्लेटफॉर्म है। ना कि उठा के कोई फंड ला के एक फंडिंग फिर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दे दे, उसके लिए नहीं है। मेनली हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस लीगल फ्रेमवर्क में रहते हैं हम, वो लीगल फ्रेमवर्क या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो फ्रेमवर्क एनेबलिंग हो जाए हमारे सेक्टर के लिए। इसके लिए जो जो प्रयास करने हैं वो प्रयास ये सेक्टर, ये फोरम ने, ये प्लेटफॉर्म ने करना है इसलिए। और ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कोई बाहर से फंडिंग मिलता है। ये प्लेटफॉर्म चलता है और चलेगा सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप जो फीस होगी वो फीस के आधार पर। तो इसमें कुछ लोग चिने गिने ऐसे हैं कि जो खुद की संस्था नहीं
या सिर्फ अपनी संस्था के बारे में नहीं, जो सेक्टर के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग इसमें है और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो मेरी प्रार्थना सभी मेंबर्स को ये है कि अगर हमें लगता है कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो ये प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल भी कैसा स्ट्रेंथन हो जाए, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमारी तरफ से, अपनी छोटी मोटी संस्थाओं की तरफ से किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन इस प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हैं, वो भी सोचना पड़ेगा। तब जाकर आगे आगे कौन सेवाएं किस प्रकार से हम ला सकते हैं, ये देखा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बार होता है कि जानकारी नहीं होने के कारण हम अटक जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो वो जानकारी मिलना, ये प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, ऐसा मुझे लगता है। अभी संदीप ने एक सवाल पूछा कि अभी अगर हम कुछ एक्टिविटीज प्रपोजल में डालते हैं तो फिर फंडर की तरफ से बोलता है नहीं ये एक्टिविटी मत करो, वो करो। अरे एक बाजू में हम बात कर रहे हैं कि फंडर और इम्प्लीमेंटिंग हम पार्टनर जो है, हमने पार्टनरशिप के हमारे नाते संबंध होने चाहिए। अगर पार्टनरशिप के नाते संबंध होंगे तो पार्टनर कोई भी बोलेगा ना कि ये करने से अच्छा ये क्यों नहीं करते। अगर आपको इफ यू वांट टू रियली अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, देन दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज। ये उनका कहना जो है, ये कहना गलत है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। If you really want to do in partnership relationship, then definitely the partner also has a right to say, a right to ask questions कि अरे ये करने से होगा क्या। इन लोगों को, ये पार्टनर जो है वो दूसरे संस्थाओं के साथ और दूसरे इलाकों में भी काम करते हैं, वहां के शायद अनुभव उनके ऐसे हो सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी आपने प्लान किया है लेकिन फलाने मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में ये एक्टिविटी नहीं चली, फेलियर होगी, ऐसा उनका अनुभव हो सकता है। उस अनुभव के आधार पर शायद वो बोल सकते हैं कि नहीं ये एक्टिविटी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई असर नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे समय में इट इज अप टू अस, हमारे पास, हमारे ऊपर है कि हमें ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और पर्टिकुलर एक्टिविटी हम डाल रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, हम कितना कन्विंस कर पा रहे हैं, हम कितना एनालिसिस उनके सामने दे रहे हैं, इसके ऊपर रहता है कि हम जो एक्टिविटी चाहते हैं वो एक्टिविटी वो हाँ बोले। ना कि ये दिस इज नॉट द फोरम, ये फोरम में सिर्फ शेयर करके मैं जो अभी मेरी राय दे रहा हूं, ऐसी राय ही सिर्फ हमें मिलेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बाजू में महावन कहता है कि कोई गिवर है और हम रिसीवर है, इस प्रकार का रिलेशनशिप डेवलपमेंट में या ये हम जो काम कर रहे हैं वो काम में ना होए, बल्कि एक बराबरी की पार्टनरशिप का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। अगर ये हम बोल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब आता है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो भी इस प्रकार से सुझाव दे सकता है, प्रश्न निर्माण कर सकता है, और उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए कि कितनी अच्छी तरह से हम उनको ये कन्विंस कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ मूलभूत बातें हैं, वो मूलभूत अब बातें हमारी नेटवर्क मेंबर जो है इन्होंने समझना बहुत जरूरी है और उसके आधार पर आगे चलेगा। मुझे लगता है कि नीलेंदु जी ने भी बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है। संजीव जी तो बहुत पहले से कमिटेड है ये सेक्टर के प्रति, उनको पसंद, वो मानते हैं कि ये सेक्टर ने देश निर्मित के प्रोसेस में बहुत कंट्रीब्यूट किया है एंड ही इज टोटली कमिटेड। ही इज, एक तो बहुत अभ्यास है उनका, और दो वो अपने ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, जैसा एक है डेवलप एड और दूसरा है अकाउंट एड। ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों भी ये रहती है, वो हमें पढ़ना चाहिए, उसको विजिट करते रहना चाहिए। सेम थिंग मुझे लगता है कि नीलेंदु जी ने भी अपना बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया है। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के महावन के फोरम में आ गए। संजय जी तो हमेशा नेशनल फोरम में रहते हैं, शायद और रीजनल फोरम पे भी जाते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी उन्होंने वक्त निकाल के आ गए, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी दिल्ली में मुलाकातें बहुत बार होती है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे साथियों के साथ आप आज समय दिया, इसलिए आपका स्पेशल धन्यवाद मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी तो ये दूसरा चरण है, अभी और भी 2 चरण बाकी है वेबिनार के।
वो 2 चरण में भी इस प्रकार की नई मालूमात मिलेगी, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। सोनिया जी ने ये जो पूरा संचालन किया है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। गौरी और बाकी सारे पार्टिसिपेंट जो है उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ, और मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ रुक जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद फिर से सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी का। और एक मीटिंग से, दत्ता जी ने जैसा कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन एक मीटिंग से सारे मुद्दे हल नहीं होते हैं। नहीं होते। ये तो जो महावन है, ये तो एक कलेक्शन है जहां हम समय समय पे लोगों को ला करके चर्चा करेंगे और आपकी मदद होते रहेगी। और जैसे क्राई और संजय जी के पास एक एक्सपर्टाइज है, तो वो कभी हम लोग बांटने से पीछे नहीं हटेंगे, और उसमें जो बांट सकते हैं वो बांटेंगे, और भी लोग आएंगे। तो इस फोरम को बहुत बेहतर किया जा सकता है, और बहुत अच्छा प्रयास था। दोनों बहुत कंटेम्प्रेरी मुद्दे थे जिस पे आज चर्चा हुई। और संजय जी ने तो पहले ही एक तरह से, मैं अगर थोड़े से लाइट मोटे बात करूं, डरा दिया। तो उसके बाद जो है सो अब पैसा लाने का मामला थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन ठीक है, हम लोग पैसे भी लाएंगे, काम भी करेंगे, और बाकी समस्याएं संजय जी हमें हेल्प करते रहेंगे कि कैसे उससे हमको बचना चाहिए, कि हम कुछ गड़बड़ ना करें, कि हम सरकार के नजरों में बेफालतू आ जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग उसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे, मैं अभी छत्तीसगढ़ से आज दोपहर ही 2 बजे पहुंचा हूँ। मैं 7 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में था, और वहां देख रहा था कि वहाँ जो संस्थाएं हैं वहां भी मैं देख रहा हूँ कि सबको ये कंफ्यूजन है कि भाई हमने फाइल किया, हमें मिला नहीं। तो मैंने 1-2 का देखा, तो मैंने देखा कि उन्होंने फाइल ही तरीके से नहीं किया था, सही एड्रेस नहीं डाले थे, और ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है उनको परेशान करती है। तो हमें उन चीजों पे ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, और पैसा तो आएगा। और ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि अभी सीएसआर का काफी फोकस है महिला एवं बच्चों के मुद्दों के ऊपर। हमें जो एक स्काउटिंग का मैं बात कर रहा था ना, कि माहौल का जायजा लेना, कि कौन से फंडर, कौन से कॉर्पोरेट का क्या एजेंडा है महाराष्ट्र में, उस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में पैसा है, और महाराष्ट्र के एनजीओ को मिलेगा, और घबराने की बात नहीं है। सीएसआर का सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में है, सही है, महाराष्ट्र में आ रहा है, ये बात है। ये नीलेंद्र जी की बात से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि किस तरह से ये कंफ्यूजन फैलता है, भ्रांतियाँ फैलती हैं। देखिए अभी अभी ये बंगाल में न्यूज़ चैनल्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लीक की है कि कह रहे हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सारा बैंक अकाउंट्स, मदर टेरेसा के संस्था का सारा बैंक अकाउंट एफसीआरए का फ्रीज कर दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद सच नहीं है, और प्रोबली जिस तरह का जैसे नीलेंद्र जी ने बोला कि कुछ रिन्यूअल से संबंधित मामला है, हमने इस बात को मैं क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ बार बार कि अगर किसी का रिन्यूअल किसी वजह से डिक्लाइन होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन साथ में मैं एक मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि एफसीआरए में कंप्लायंस बहुत ही ज़रूरी है, और कंप्लायंस में आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना उसमें आपको ही फायदा होगा। और फाइनली जो मैं सुबह से सोच रहा था, नीलेंद्र जी की शक्ल देख के मुझे जोक याद आ गया कि ये एफसीआरए ऐसा है कि आदमी जैसे कोई होता है ना, शादी करे तो पछताए और शादी ना करे तो भी पछताए। नहीं वो तो नहीं, कहावत यह है कि शादी ऐसा लड्डू है कि खा के भी पछताओगे और ना खा कर भी पछताओगे। तो जिसके पास एफसीआरए है, जिसका एफसीआरए नहीं है वो सोचता है कि एफसीआरए मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, कितना और अच्छा जिसका एफसीआरए है वो परेशान है कि कब छीन लिया जाएगा। कब छीन लिया। तो ये बड़ा ही एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। पर चलिए, अपना जिंदगी में ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें दत्ता जी बहुत अच्छा आपका सहयोग है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी, धन्यवाद सभी को। एक महावन की तरफ से एक लाइनर मैं बताना चाहूंगी कि महावन फंड्स नहीं देता है, पर महावन के पास अपनी एक एक्सपर्ट बैंक है, जिसको जिस तरीके से अग्रवाल सर हमारे महावन के फोरम पे इसके पहले भी आ चुके हैं और बहुत अपनेपन से बहुत सरल भाषा में वो हमको समझाते हैं, इस तरीके के एक्सपर्ट हमारे बैंक में है। तो कोई अपनी एक्सपर्टी देना चाहता है तो भी महावन का प्लेटफॉर्म है, और कोई लेना चाहता है तो भी महावन का प्लेटफॉर्म है। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर एक्सपर्ट बैंक के लिए। तो उसके लिए हम महावन सचिवालय से बात कर सकते हैं, और आप सभी का दत्ता सर ने राज्य निमंत्रक है दत्ता सर महावन के,
उन्होंने आभार माने ही है, तो सचिवालय के तरफ से फिर से एक बार आभार। और आज खाली एक लास्ट वाली सूचना, कुछ ऐसे लोग आज के वेबिनार में जुड़े हैं कि जो महावन के सदस्य नहीं है, और उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण वेबिनार है, क्राय से कोई आ रहा है, अग्रवाल जी आ रहे हैं, तो हमें आना है। तो महावन सेक्टर के लिए काम करता है, तो हमने टाइम पे उनको अलाउ किया है। उन्होंने हमको बोला है कि वो तुरंत फी भर देंगे, तो उन्होंने वो 500 रुपीज वाला जो वेबिनार का फी है उतना महावन के लिए जरूर भरे। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद 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 सभी को, धन्यवाद। ठीक है मैडम, क्लोज करें? क्लोज करें। दादा, एक रिकॉर्डिंग के बारे में मैं कुछ बात करूंगी। हाँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं शुरू कॉल करता हूँ। ओके, सगळ्यांना रेकॉर्डिंग मिळेलच। धन्यवाद।